Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to discuss soil classification system. Okay, so starting with yearly systems of soil classification. तो जब soil को पहली बार क्लासिफाई किया गया था तो 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए थे। तो जो पहला वन है वो है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। सो इन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन दे ग्रुप्ड द सॉइल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी फॉर टैक्सेशन and the criteria used were soil color and texture with irrigation potentialities of the soil. ओके, तो इसे मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। तो पहली बार जब लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू किया सॉइल को, तो उन्होंने क्या किया, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को देखा। ओके, कौन से सॉइल से उन्हें ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, वो बेसिस पे, उस बेसिस पे उन्होंने सॉइल को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ओके, तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया, एक तो सॉइल कलर यूज किया, सॉइल कलर को देखा, और दूसरा टेक्सचर को देखा कि कौन से टेक्सचर और कौन से कलर के सॉइल से उन्हें ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रहा है। ओके, और कौन से सॉइल का इरिगेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन से सॉइल में थोड़े से पानी से भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ये सब क्राइटेरिया को देख करके उन लोगों ने इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बनाया। Okay, next moving on to physical classification. Physical classification was based on soil texture only. Okay, so texture क्या होता है, sandy soil या फिर clay soil या फिर loamy soil, ऐसे करके textures होते हैं soil के। तो उन्हीं texture के ऊपर बेस करके उन लोगों ने फिजिकली क्लासिफाई किया सॉइल को। ओके, देन केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो एक सॉइल एसिड है या फिर एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है या फिर सलाइन है, तो उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर बेसिस करके, उसके ऊपर बेस करके उन्हें केमिकली क्लासिफाई किया गया। ओके, नेक्स्ट वन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पेरेंट मटेरियल्स। ओके, तो किन मटेरियल से वो सॉइल बना हुआ है, ओके, तो उस पेरेंट मटेरियल के बेस के ऊपर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन 2 broad groups of soils were recognized, and those 2 broad groups were residual or sedentary soil and transported soil. Okay, रेसिडुअल और सेडेंटरी सॉइल वो सॉइल है जो कि एक रेसिडुअल मटेरियल या फिर सेडेंटरी पेरेंट मटेरियल से बनके तैयार हुआ है। पर ट्रांसपोर्टेड सॉइल मटेरियल सॉइल वो सॉइल है जो कि ट्रांसपोर्टेड मटेरियल मतलब कहीं और से ट्रांसपोर्टेड होके आके एक और जगह पे वो सेटल होने के बाद जो सॉइल बना हुआ है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल करके बोलते हैं। Okay, so next one is physiographic classification. Physiographic classification was based on physiography or topography or relief. Okay, and here characteristics of landscape were considered. Okay, जैसे कि मैंने बोला कि टोपोग्राफी और स्लोपीनेस के ऊपर बेस करके ये फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किया गया था। फिजियोग्राफी मतलब कहाँ पर हिल है, कहाँ पे रिवर है, ओके, और कहाँ पे स्लोपीनेस ज्यादा है, कहाँ पे स्लोपीनेस कम है, वो सब के ऊपर डिपेंड करके फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, other systems, okay, which was based on organic matter, another one was based on soil structure. okay, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर को के ऊपर बेस करके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 2 क्लासिफिकेशन किए गए थे सॉइल के, वैसे ही सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके 2 टाइप की क्लासिफिकेशन किए गए थे, जैसे कि सिंगल ग्रेन, ओके, एंड एग्रीगेटेड सॉइल। ओके, so moving on to modern system of classification. Under modern system, the first classification of soil was proposed by Dokuchev in the year 1900. You know, Dokuchev is the father of soil science, and he divided soils into 3 main categories, that is normal, transitional and abnormal. Okay, and these categories were later termed as zonal,
इंट्राजोनल एंड एजोनल सॉइल्स रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स नॉर्मल को जोनल सॉइल कहा गया, ट्रांजिशनल को इंट्राजोनल सॉइल कहा गया और एबनॉर्मल को अजोनल सॉइल कहा गया। तो ये सब सॉइल क्या है इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। सो जोनल सॉइल्स आर विथ फुल डेवलप्ड प्रोफाइल्स, okay, and which are in equilibrium with the environmental conditions like climate and vegetation. And one example I have given here, that is lateritic soil. ओके तो इसके बारे में मैं बोल देती हूँ ये क्या है। यहाँ पर ऐसा सॉइल जिसमें प्रोफाइल अच्छे से डेवलप हो चुका है, यानी कि हॉराइजन्स अच्छे से डिस्टिंक्ट हो पा रहे हैं या फिर डिफरेंशिएट हो पा रहे हैं। ए हॉराइजन का लेयर, बी हॉराइजन का लेयर, सी हॉराइजन का लेयर, ई हॉराइजन का लेयर वो अच्छे से हमें दिखाई पड़ रहा है। तो उस टाइप के सॉइल को जोनल सॉइल के अंडर कैटेगराइज्ड किया गया। और वो जो सॉइल है उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन का बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, यानी कि क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, दीज आर द टू मेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफाइल्स इन दैट सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट इज अजोनल सॉइल। Okay, azonal soils are that type of soil where there is no distinct horizon development, जिसमें कि horizon अभी तक अच्छे से development नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि वो अभी अभी बना है। Okay, so soils where time is a limiting factor to develop horizons, for example alluvial soil. Okay, तो क्या होता है, जो अलुवियल सॉइल होता है यानी कि जो रिवर्स होते हैं, तो वो जो मिट्टी दूर दूर से इधर उधर से ला करके एक जगह पे जमा करते हैं तो हम उसे अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी बंद नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है तो उस सॉइल को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो वहां पर हॉराइजन बन सके या फिर प्रोफाइल बन सके। Okay, so this is called azonal soil. Then next one and the last one is intrazonal soil. So soils within the zonal areas having some modified soil characteristics due to the influence of local conditions like topography, specific parent materials, etc. ओके, तो जोनल सॉइल जहां पर की प्रोफाइल अच्छे से डिफरेंशिएट हो पा रही है, हॉराइजन अच्छे से दिख रहा है, तो वहां पर कुछ लोकल कंडीशंस की वजह से एक डिफरेंट टाइप का सॉइल बन गया है, तो हम उस सॉइल को इंट्राजोनल सॉइल के अंदर कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कोलुवियल सॉइल्स एंड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। ओके, सो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल ये उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहां पर की सॉइल ऑलवेज वाटर से सैचुरेट होकर रहता है। ओके, जिस सॉइल के ऊपर हमेशा पानी जमा रहता है वो जगह पे आपको ऐसा हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल नजर आएगा। कोलुवियल सॉइल आप कहाँ पे देखोगे? जहां पर हिल्स होंगे, ओके, बड़े बड़े हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, तो वहां पर हम कोलुवियल सॉइल देखते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं ये एक लोकल कंडीशन है, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी और बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ सॉइल। ओके, तो इसका जो मेजर लिमिटेशन था, जो डॉक्यूचेब ने फर्स्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डाला था, जोनल, अजोनल और इंट्राजोनल, उसका लिमिटेशन क्या था, उसका जो प्रॉब्लम उसमें क्या थी उस सिस्टम में, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें क्लाइमेट और वेजिटेशन सिर्फ इन्हीं दोनों फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया था, जबकि सॉइल प्रॉपर्टीज को टोटली इग्नोर किया गया था। ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया मार्बर्ट्स मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया मार्बर्ट्स मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम। ओके, सो मार्बर्ट एंड हिज एसोसिएट्स इन यूएसए यानी कि अमेरिका में इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म ग्रेट सॉइल ग्रुप्स। ओके, सो ये एग्जाम में आता है, ग्रेट सॉइल ग्रुप्स किसने रिकमेंड किया था और किसने इंट्रोड्यूस किया था। देन ही क्लासिफाइड द सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर own intrinsic property or inherent properties rather than on the basis of soil forming factors.
तो जैसा कि डॉक्यूचेब ने क्लाइमेट, वेजिटेशन इनके ऊपर बेसिस करके सॉइल को क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने क्या किया, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को लिया था। क्लाइमेट, वेजिटेशन ये सब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है। तो मार्बर्ट ने क्या किया, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को छोड़ करके सॉइल का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सॉइल कैसे बना हुआ है, किस उसका जेनेसिस प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ही डिवाइडेड जोनल सॉइल्स इनटू 2 क्लासेस, दैट इज पेडलफोर्स एंड पेडोकाल्स. So pedalforce means, as you can see, this is the last letter is force. Okay, last letters you can pronounce as force. Okay, so force for iron, ferrous. Okay, and cals for calcium. Okay, so in this way you can remember it. Pedal force means iron and aluminium accumulated soil. जिस सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम एक्यूमुलेटेड होगा जिसके ऊपर, जिसमें, तो उसे हम पेडल फोर्स बोलते हैं। और जिस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेटेड होगा उसे हम पेडोकैल्स बोलते हैं। सो ही डिवाइडेड द जोनल सॉइल्स। जोनल सॉइल मतलब जो जिस सॉइल में आप अच्छे से हराइजन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा वाला ए है, कौन सा वाला बी है, कौन सा वाला सी है, ये आप अच्छे से देख करके बता सकते हो। उस टाइप के जोनल सॉइल को उन्होंने, मार्बर्ट ने, फिर से 2 क्लासेस में डिवाइड किया, जो कि है पेडलफोर्स एंड पेडोकाल्स। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। देन तो इसमें लिमिटेशन क्या थी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जेनेसिस के ऊपर ही एम्फासिस दिया, और सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पीएच हो गया, ईसी हो गया, या फिर और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। Okay, so next one is Baldwin and Associates genetic system. Okay, and they gave more emphasis on soil as a 3-dimensional body. 3-dimensional body क्यों है, ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है. Okay, and he introduced soil family. Okay, in between great soil group and soil series. Okay, so soil family term was introduced by Baldwin. Okay, and they grouped the soils into 3 categories, that is zonal, azonal and intrazonal. Okay, and zonal, intrazonal और azonal डॉक्यूचेब की क्लासिफिकेशन से क्या मतलब डिफरेंट है, हम ये देखेंगे. So Baldwin he classified the soil as zonal. तो zonal soil को क्या, कैसे करके उन्होंने इंक्लूड किया? द कैरेक्टर्स ऑफ जोनल सॉइल्स आर डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट एंड स्पेशली क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. सो उन्होंने भी सेम चीज यहाँ पे डॉक्यूचेब जैसा ही किया है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राजोनल. सो वेल डेवलप्ड सॉइल शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कंडीशन सच एज टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल्स एक्सेट्रा विद इन द जोन. तो सेम चीज है जो कि डॉक्यूचेब ने बताया था. एंड अजोनल पुअरली डेवलप्ड सॉइल्स बिकॉज ऑफ टाइम एज अ लिमिटिंग फैक्टर्स. ओके, सो इट इंक्लूड्स यंग सॉइल्स विदाउट हॉराइजन डिफरेंशिएशन. तो यंग सॉइल टर्म एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब ये है कि जिसमें हॉराइजन डिफरेंशिएट नहीं किया गया है. तो अजोनल सॉइल में कौन सा सॉइल इंक्लूड होगा? यंग सॉइल इंक्लूड होगा. ओके, यंग सॉइल के बारे में भी मैंने आपको सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में बताया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखो. तो उसमें आपको यंग सॉइल क्या है, मैच्योर सॉइल क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगी. तो यंग सॉइल आर इंक्लूडेड अंडर एजोनल कैटेगरी. ओके, यंग सॉइल मतलब जिसमें हराइजन अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है. ओके, एंड दीज 3 ऑर्डर्स वेर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 9 सब ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड वेजिटेटिव रीजियंस. तो यहीं पर ये डॉक्यूचेब से डिफर कर जाते हैं. डॉक्यूचेब ने भी सेम जोनल, अजोनल एंड इंट्राजोनल का कैटेगराइजेशन किया था, पर
बाल्डविन ने क्या किया, ये तीनों ऑर्डर्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिया इनटू 9 सब ऑर्डर्स. ओके, सो किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड वेजिटेटिव रीजन्स. ओके, एंड ईच सब ऑर्डर वाज डिवाइडेड इनटू ग्रेट ग्रुप्स ऑन मोर स्पेसिफिक कंडीशंस. Okay, and great groups are further divided into soil families, series and types. Okay, and the genetic system given by Baldwin marked the beginning of the comprehensive system of soil classification. तो उन्होंने जो इतना बड़ा सा क्लासिफिकेशन किया, उनकी वजह से ही हम अभी जो comprehensive system of soil classification को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में, उसकी शुरुआत हुई. ओके, पर इसमें ऐसा क्या लिमिटेशंस था, ये भी आप जान लो. सो इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मेनी ऑफ द सॉइल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वर ओबियस अंडर uncultivated condition but they were destroyed under cultivated condition. Then the next one is the great soil group concepts and definitions are based on environmental factors rather than the soil properties. जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया था कि वो लोग environmental factors को और soil forming factors के ऊपर ज्यादा emphasize कर रहे थे, जबकि soil properties को totally ignore किया गया था. Okay. Then the next one is the concepts were qualitative in nature and the nomenclature was evolved from several languages, so it was too difficult to name the intergrades. Okay, तो बहुत सारे languages से जब लिया गया था तो जो बीज के classifications थे उन्हें classify करने में बहुत ज्यादा difficulty का face करना पड़ता था. Then the two highest categories were defined in genetic terms and not on the basis of soil properties. Okay, again वही बात की, उन लोगों ने soil genesis के ऊपर फोकस किया और soil properties को totally इग्नोर कर दिया. तो इसके बेस पर क्या हुआ, इसको देख करके, इसको फॉलो करके comprehensive system of soil classification का डिस्कवरी किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया. Okay, so this is the actual classification that we follow nowadays. Okay, तो अभी के डेट में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? comprehensive system of soil classification, जिसको soil taxonomy भी बोला जाता है. Okay, so the USDA soil classification system was developed through several approximations from 1951 onwards. So 1951 के बाद से ही ये जो comprehensive system of soil classification है, या फिर उसको हम USDA soil classification भी बोलते हैं, तो इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया. ओके, एंड द 7th approximation was published in 1963 through a series of 4 supplements from 1965 to 68 and was finally published as Soil Taxonomy, a basic system of soil classification for making and interpreting the soil surveys in 1975. तो ये जो पहली बार जब इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, तो इसे 7th approximation के हिसाब से के नाम से पब्लिश किया गया था. ओके, एंड द पब्लिकेशन वाज named as like this: Soil Taxonomy, a basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. Okay, and that was in 1975. Okay, very important, 1975 जिस ईयर में soil taxonomy का डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन किया गया था. ओके, एंड तब से हम इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. ओके, देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी that you have to remember. Sometimes it is asked in exams. Okay, in semester exams you may get like this question, or in OPSC, UPSC exams, in state PSU exams you may get this type of question in long question forms. Okay, then what are the features of soil taxonomy? The comprehensive system is based on measurable soil properties. Okay, and the soil classes were defined as in terms of
present soil properties, not on uncultivated condition. Okay, तो अभी सॉइल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बेसिस के ऊपर सॉइल को क्लासिफाई किया गया था, सॉइल क्लासेस को डिफाइन किया गया था. देन द सिस्टम कंसिडर्स ऑल सच प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट द सॉइल जेनेसिस एंड द नोमेनक्लेचर वेर मेड यूजिंग वर्ड्स derived from Greek and Latin, and a new category that is subgroup has been introduced. Okay, then उन्होंने उसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक हॉराइजन्स एंड डायग्नोस्टिक सब हॉराइजन्स का भी जिक्र किया गया है. ओके, सो डायग्नोस्टिक हॉराइजन्स आर डायग्नोस्टिक सरफेस हॉराइजन्स. ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज एपिपेडेंट्स. ओके, जो डायग्नोस्टिक सरफेस हॉराइजन्स होती हैं, सरफेस के जो हॉराइजन है जिसको हम अच्छे से डायग्नाइज कर पाते हैं, जो कि अच्छे से डिस्टिंग्विश्ड हैं, तो उसे हम एपिपेडेंट्स बोलते हैं. ओके, सो देयर आर 8 एपिपेडेंट्स, दैट इज एंथ्रोपिक, फॉलिस्टिक, हिस्टिक, मेलेनिक, मोलिक, ऑक्रिक, प्लाजेन एंड अम्ब्रिक. ओके, एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक सब हॉराइजन्स जिसको हम एंडोपेडेंट्स बोलते हैं. सो देयर आर सेवरल एंडोपेडेंट्स, दैट इज अल्बिक, कैम्बिक, एर्जिलिक, नाट्रिक, स्पोडिक, ऑक्सिक, सैलिक, कैल्सिक, जिप्सिक, कैंडिक, फ्राजिपैन एंड ड्यूरिपैन. तो किसे अल्बिक कहा जाता है, कैम्बिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आर्जिलिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये सब भी आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके श्योर बोलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और एक वीडियो में इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स का एक वीडियो बनाकर दे दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नोमेनक्लेचर, देयर आर 12 ऑर्डर्स, 68 suborders, more than 300 trade groups, more than 2000 subgroups, and under subgroups there is family, and under family there is series, and approximately 300 series are there in India. Okay, so first you have to tell order, under that suborder, under that trade group, under that subgroup, under that family, and last one is series. Okay, so the 12 orders are very important for us. So how you can remember that is there is a short trick, that is Avagami house. Okay, and each letter indicates one order. Okay, as you can see here, A for andisol, V for bautisol, A for aridisol, G for gelisol, A for alphisol, M for mollisol, I for insectisol, H for histosol, O for oxisol, U for altisol, S for spodosol, and E for antisol. Okay, very easy trick to remember the 12 orders. Okay, then andisol and gelisols are not found in India. Okay, and alphisol, insectisol, antisol, and vortisols and aridisols, they constitute around 90 to 91% of soils in India. Okay, so what is andisol? What is the characteristics of all these categories or all these orders? Okay, if you want to know, you may comment in the comment box so that I will make another video on the properties of these orders. Okay, so this much is for today's video. If you like this video, then please like and share with your friends and juniors, seniors. Okay, जिसको भी इसकी जरूरत है आप उनसे शेयर कर लो, जिससे कि वो लोग भी कुछ नया सीख सके, कुछ इजी सीख सके. ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.